नमस्कार दोस्तों। शादी हुई तो मैं डरी हुई थी क्योंकि मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था। इसलिए मेरी माँ ने मुझे 1 माह में शादी करके विदा कर दिया था कि यह सच किसी को पता न चले। पर मेरा पति तो खुद एक डॉक्टर था। मैं इसी परेशानी में थी, तभी मेरे पति कमरे में आया और मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा चेकअप करना है। अगर मेरा शक सही हुआ तो डिवोर्स दे दूंगा। मैं और ज्यादा डर गई, लेकिन फिर पति ने अपनी डॉक्टरी के बैग से एक चीज निकाली कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह मेरा नाम पारुल है और मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई। हम 5 बहनें थी और बहनों में मेरा नंबर सबसे पहले था। बाकी चारों मुझसे छोटी थी। मेरे पापा की मृत्यु हमारे बचपन में ही हो गई थी और उसके बाद जैसे तैसे करके मम्मी ने हमें पाला था। मेरे मम्मी पापा ने पसंद की शादी की थी और इसी वजह से मम्मी के माँ बाप और पापा के माँ बाप दोनों उनका बायकॉट कर दिया था। इसलिए पापा के बाद मम्मी के पास सिवाय हम 5 बेटियों के कोई भी रिश्ता नहीं था। और पापा पढ़े लिखे थे और अपनी ज़िंदगी में एक प्राइवेट कंपनी में थे, जबकि मेरी मम्मी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। वह तो बस इंटर पास थी, क्योंकि जब वह इंटर में थी तो पापा के साथ भागकर शादी कर ली और फिर शादी के 2 साल बाद मैं पैदा हुई। मम्मी घर और मुझ में मशरूफ़ हो गई और उनकी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। मम्मी ने एक बार अपनी ज़िंदगी की पिछली बातें बताई थी कि उनका जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ था, जहाँ चाचा, बड़े पापा और उनकी पत्नी, बच्चे सब एक साथ रहते थे और उनकी फैमिली में लड़के और लड़कियों को बराबर ट्रीट किया जाता था और हर एक उनको उनकी ज़िंदगी के लिए पूरी आज़ादी दी गई थी। उनके पापा यानी कि मेरे नाना एक कंपनी में एक बड़े पद पर थे और उनके चाचा और बड़े पापा भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। किसी किस्म का झगड़ा या दौलत का लालच किसी भी इंसान में नहीं था। सब एक दूसरे के भलाई चाहते थे। मम्मी ने बताया कि उनकी मंगनी बचपन में ही उनके चाचा के दोस्त के बेटे निहाल से तय कर दी गई थी। निहाल के माँ बाप नहीं थे, इसलिए निहाल मेरे ही घर में रहता था। लेकिन जैसे जैसे मम्मी बड़ी होती गई, उन्हें लगने लगा कि बचपन में जुड़े बेनाम रिश्ते किसी काम के नहीं। जब उन पर दिल ही ना धड़कता तो मम्मी बताती है कि उनके मंगेतर निहाल बचपन से ही बहुत शर्मीले किस्म के थे। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए उनके अंदर से शर्म की आदत निकल गई और वह एक अच्छे लड़के बन गए। मम्मी ने बताया कि फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई गुड लुकिंग था तो उनके मंगेतर निहाल ही था। लेकिन इसके बाद भी मम्मी को निहाल कभी पसंद नहीं आए थे। उनके घर का माहौल भी अच्छा था और फिर दोस्तों ने निहाल का नाम लेकर इतना छेड़ा कि उन्हें कि छोटी क्लास में ही पता चल गया कि वह उनके मंगेतर है। और फिर धीरे धीरे जब मम्मी और निहाल दोनों बड़े होते गए तो मम्मी को पता चला कि बचपन की मंगनी सिर्फ मंगनी तक ही नहीं है, बल्कि निहाल उनको पसंद करता है। सिर्फ पसंद ही नहीं करता, वह उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी था और मम्मी को उनकी यही बात बुरी लगती थी। वह उनको लेकर बहुत जल्दी हाइपर हो जाती थी। मम्मी कहती हैं कि अगर फैमिली में सबसे ज़्यादा डैशिंग निहाल था तो फैमिली में सबसे ज़्यादा गुस्से वाला भी निहाल ही था। उसका गुस्सा बहुत तेज़ था और कभी कभी मम्मी को लगने लगता था कि वह साइको है जो खुद के आगे किसी के बारे में नहीं सोचते। उन्हें मम्मी को उनके भाई से बात करना पसंद नहीं था और उन्हें रोकना अपना हक समझते थे। और एक बार तो उन्होंने मम्मी के चाचा के बेटे से झगड़ा कर लिया और सिर्फ इसलिए कि उसने कभी मम्मी का हाथ यूं ही मजाक में पकड़ लिया था। मम्मी 10वीं क्लास में थी और वह 12वीं क्लास में, लेकिन गुस्सा इतना था कि वह 35-40 के जवान मर्द में भी नहीं हो। मम्मी बताती है कि उनके अपने माँ बाप यानी कि मेरे नाना नानी ने कभी भी उनकी किसी बात के लिए नहीं रोका टोका था और हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। लेकिन निहाल उन्हें कैद करके रखना चाहता था। वह किसी साइको आशिक जैसे थे। वे अपनी माशूका को दुनिया से छुपाकर अपने घरों में रखना चाहते थे, चाहे माशूका का दम घुट जाए, और यही उनमें कमी थी। एक बार भाई से झगड़ा कर लिया तो घर वालों ने प्यार से समझाकर इग्नोर कर दिया और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर उन्होंने मम्मी के हाथ तोड़ दिए, क्योंकि मम्मी उनसे बात करते हुए किसी पर मुस्कुरा दी थी। इस बार हद हो गई थी और मम्मी को निहाल से नफरत हो गई थी। निहाल की हरकतें किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं थी और यही बात मम्मी ने जब चाचा से की कि निहाल का इलाज करवाएं, क्योंकि निहाल एक साइको पेशेंट है। और इससे सबकी जान को तो पहले बार मम्मी के चाचा ने मम्मी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और इसी बात ने मम्मी के नफरत को और हवा दे दी। इन्हीं दिनों निहाल का रिजल्ट आ गया और साथ ही उसको अमेरिका के एक मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप ऑफर हुई, तो मम्मी के चाचा ने उसे वहाँ भेजने की सारी तैयारी कर ली, जबकि वह जाना नहीं चाहता था। और जब गया तो जाते हुए सब भाई को वार्न करके गया था कि कोई भी मम्मी के आसपास नज़र ना आए। निहाल से सब भाई इस कदर डरे थे कि अब वह मम्मी के आसपास भी नज़र नहीं आते थे
और यूं मम्मी अकेली और तनहा हो गई थी, और हर गुजरते लम्हे उनके दिल में निहाल के लिए नफरत की जगह मजबूत कर देता था। मम्मी इन दिनों 10वीं में थी और इन्हीं दिनों मम्मी की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। मम्मी की इस लड़की से, जिसका नाम मेघा था, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्त के जरिए मम्मी की मुलाकात मेरे पापा से हुई। मम्मी की वह दोस्त मेघा मेरे पापा की बहन यानी कि मेरी बुआ थी। मेरे पापा उन दिनों पीएचडी कर रहे थे और मम्मी से उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन पहली नज़र की मोहब्बत ने मम्मी पापा दोनों के दिल में डोरे डाल दिए और यूं एक मैच्योर इंसान एक कम उम्र की लड़की से मोहब्बत में बह गया। मेरे पापा बहुत शांत स्वभाव के अच्छे इंसान थे और मम्मी को बहुत अच्छे लगे थे और वह पापा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा ने मेरे लिए रिश्ता मेरे घर भेजा तो मेरे माँ बाप और ख़ास तौर पर चाचा तो आग बबूला हो गए थे। एक तो मैं निहाल की मंगेतर थी, ऊपर से तुम्हारे पापा मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे। मेरे घर वालों को इतना एतराज़ था कि उन्होंने तुम्हारे पापा के माँ बाप यानी कि तुम्हारे दादा दादी को खूब इज्जत किया और इस बेइज्जती की वजह से तुम्हारे दादा दादी भी अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता। मेरी और मेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा यूं घर वालों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते थे। इसलिए लाख घर वालों को मनाने पर भी जब वह ना माने तो हमने छुपाकर शादी करने का फैसला किया और एक दिन चुपके से शादी भी कर ली। यह खबर जब मेरे घर वालों ने सुनी तो जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने भी मुझे मारा था और फिर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया तो उन्होंने मेरे पापा को बुलाया और मुझे उनके साथ यह कहकर भेज दिया कि अब उनका मुझे और मेरे उनसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अब वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। और चाचा ने यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों यह शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि निहाल को पता चल चुका है और वह गुस्से से पागल हुआ इंडिया आने को तैयार है और अगर वह आ जाएगा तो तुझे और तेरे पापा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसको जानती थी कि वह कितना गुस्से वाला इंसान है, इसलिए मुझे उस शहर को छोड़ना ही बेहतर लगा था। और दूसरी तरफ तुम्हारे दादा दादी भी गुस्से में बैठे थे। उन्होंने तो हमें घर में घुसने भी नहीं दिया और दरवाजे से ही विदा कर दिया था। मैं और तुम्हारे पापा इंदौर आ गए। तुम्हारे पापा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने अच्छी नौकरी मिल गई और ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी और ऐसे ही हमारा आशियाना खुशियों में भरा होता अगर तुम्हारे पापा को भगवान अपने पास ना बुलाते। मैं उनकी बड़ी और समझदार बेटी थी और वह हम अपनी हर बात और सुख दुख मुझे यूं बांट लिया करती थी जैसे हम दोनों सहेलियां हों। मम्मी अपनी पिछली बातें करते करते यूं मायूस हो गई थी और मुझे भी पापा की याद आ गई थी। मैं तो 14 साल की थी जब मेरे पापा का हार्ट अटैक आया और वह दुनिया से चले गए। उनके साथ की ज़िंदगी और उनके बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। उनके साथ ज़िंदगी रंगीन और खूबसूरत थी और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हमें खाने को भी तरस गए थे और तब मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 5 बेटियों को पालने लगी। पहले मम्मी के पापा और फिर मेरे पापा ने फूलों की सेज पर रखा था और अब हम कांटों पर पड़े थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मम्मी यूं ही मेहनत करती रही और हम बड़े होते गए। मुझे मम्मी ने दोस्त समझकर सब बताना शुरू किया तो मुझे डिप्रेशन में पढ़ाई से मन उचट हो गया। मैंने मम्मी से कह दिया कि वह अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर खर्च ना करे, मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली जहाँ से मुझे 15,000 मिलते थे। मैं जब मम्मी के हाथ पर इन पैसों को रखती तो उनके चेहरे पर खुशी देखकर मैं पुरसुकून हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी और दूसरे नंबर वाली बहन ने तो मैट्रिक में टॉप किया था और फिर उसका एडमिशन अच्छे और बड़े कॉलेज में हुआ था। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर भोज बनना चाहती थी और मम्मी की मेहनत को ख़राब नहीं जाने देना चाहती थी। मम्मी भी हम सबसे मोहब्बत करती थी और भरोसा करती थी, लेकिन एक दिन फिर सारा भरोसा टूटकर ख़त्म हो गया और उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई और इसे ख़त्म करने वाली मैं थी। मैंने उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दी। जिन्होंने अपनी जवानी हमें संवारने पर गुजार दी थी, मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक पाप हो गया, ऐसा पाप जिनकी माफ़ी नहीं थी। मेरे उठाए एक गलत कदम में मेरी बहनों का भविष्य खतरे में डाल दिया और मेरी माँ का सब बहनों से भरोसा खत्म करवा दिया। मैंने वह किया था जिससे आसमां सिर्फ मेरे सर पर नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ बहनों पर सिर पर भी गिरा दिया था और ऐसा गिराया था कि जब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम सर उठाकर चल सके। हुआ कुछ यूँ कि जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में एक गौरव नाम का लड़का था। ऊंचे पोस्ट पर काम करता था और वह मुझे देखकर मुस्कुराया करता था। शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आता था और मुझे वह अजीब लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसके मुस्कुराने की आदी हो गई। मगर उसने मुझसे अभी तक कोई बात नहीं की थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 17 साल की थी और गौरव लगभग 35 साल का था। लेकिन उसकी ड्रेसिंग और डैशिंग दोनों देखने लायक थे। वह बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था और कंपनी की हर लड़की को उसे देखकर स्माइल करती थी, लेकिन वह सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे जरा मगरूर कर दिया। कुछ दिन गुजरे तो गौरव ने यूं ही आते जाते मुझसे बातें करनी शुरू कर दी।
जो कुछ दिन में बहुत सारी बातें यहाँ तक आ पहुंची और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। और अब वह रोज़ मेरे लिए गिफ्ट लाया करता था और मैं मम्मी से कहती कि मेरी दोस्त ने दी है। मम्मी को अपनी बेटे पर, खासकर मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वह मेरी बात पर यकीन कर लिया करती थी और मैंने भी सोच लिया कि जैसे ही गौरव मुझसे अपने दिल की बात करेगा तो मैं मम्मी से बात कर लूँगी। और मुझे यकीन था कि मम्मी मेरे साथ वह हरगिज़ नहीं करेगी जो उनके साथ हुआ था। वह मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी मम्मी ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करने में कोई पाप नहीं, तो मुझे यकीन था कि उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं इन दिनों बहुत खुश थी, बल्कि मैं हवाओं में उड़ती फिरती थी। एक डैशिंग और इतना अमीर आदमी मुझ पर फिदा था, लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई और एक पाप कर बैठी, ऐसा पाप जो सारी ज़िंदगी तड़पने को काफ़ी था। हुआ कुछ यूँ कि मेरा बर्थडे था। हालात तंग होने के बावजूद भी मम्मी ने मेरे लिए बर्थडे केक लाया और मेरी बहन ने चंद मिनटों में ही बर्थडे थीम तैयार कर दी। हम माँ बेटियों ने इस दिन बहुत मस्ती की थी और मैं इस खुशी में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि गौरव ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और इस सरप्राइज़ में मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। कल के दिन के लिए मैं बहुत बेकरार थी और फिर सारी रात जाकर मैंने कल होने का इंतज़ार किया। और फिर अगले दिन मैं घर से कंपनी के लिए निकली, लेकिन कंपनी नहीं गई, बल्कि गौरव के बताए हुए पार्लर पर गई, जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट गौरव ने पहले ही से ही ले रखी थी। और फिर 4 घंटे की मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने मुझ पर परी बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद को अब इतना ध्यान नहीं दिया। ब्यूटिशियन का मेकअप और डिज़ाइनर महंगी घेरदार फ्रॉक में मैं आसमान से उतरी परी लग रही थी। और यह सोचकर तो मैं शर्मा गई, गौरव देखेगा तो क्या देखता ही रह जाएगा। थोड़ी देर बाद वॉचमैन ने आकर मुझे बताया कि गाड़ी मुझे लेने आई है। मैं बाहर आई तो एक चमचमाती हुई महंगी कार बाहर खड़ी थी। ड्राइवर ने भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। गौरव मुझे लेने नहीं आया था, मतलब सरप्राइज़ बहुत बड़ा था। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं शहर की रौनक से हटकर एक खूबसूरत और शांत जगह पहुंची थी। सामने ही खूबसूरत फार्म हाउस था और फार्म हाउस के अंदर आ गई। सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। मैं इतनी खुश थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी और याद था तो सिर्फ गौरव मुझे इतना स्पेशल फील करवाकर उसने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और बढ़ा दी थी। वह फूलों से ढके रास्ते से होती फार्म हाउस में दाखिल हुई तो फार्म हाउस की सजावट देखकर दंग रह गई थी। मेरी फ्रॉक गुलाबी रंग के थे और सारे फूल भी गुलाबी थे, और यहाँ तक कि गौरव ने भी गुलाबी 3 पीस सूट पहन रखा था। ये सारी तैयारी मेरे बर्थडे के लिए थी और एक बहुत ही खूबसूरत केक मंगाया था जिस पर मेरे जैसी गुलाबी फ्रॉक पहने गुड़िया बनी हुई थी। मैंने गौरव के साथ मिलकर केक काटा। गौरव ने गिफ्ट में मुझे डायमंड का सेट दिया, और इतना महंगा गिफ्ट इंसान उसी को देता है जिससे वह मोहब्बत करता है। गिफ्ट के बाद एक और गिफ्ट था जब गौरव मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे कमरे में ले आया जो अंधेरे में डूबा हुआ था, और फिर जैसे ही गौरव ने लाइट ऑन की मेरी आंखें हैरत से फटी ही फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में कोई ऐसी जगह ना थी जहाँ मेरी फ़ोटो ना हो। हर तरफ मेरी ही फ़ोटो थी। और फिर गौरव ने घुटनों पर बैठकर मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। गौरव ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और मुझे जोर से अपने सीने से लगा लिया। मैं उसकी पनाह में बहुत खुश थी। गौरव ने मोहब्बत में एक कदम आगे का सफ़र किया और मेरी फ्रॉक का बाजू थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी। इस मदहोशी में क्या क्या हो गया मुझे होश ही नहीं रहा। उस दिन गौरव ने मोहब्बत में आगे की हद पार कर दी और मैंने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। और जब मेरी मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर गौरव की पनाह में पाया। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी, इसका मुझे एहसास हुआ था, लेकिन गौरव ने यह कहकर तसल्ली दिला दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो इतना चलता है। मैंने उसकी बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। लेकिन इसके बाद बार बार मैं गौरव यह पाप करते रहे और वह मुझे बार बार तसल्ली देता था, और अब वह शादी की बातों को भी टालने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उसे मेरी करीबी के सिवा कुछ मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं यह बात बताने के लिए गौरव के घर गई, लेकिन उसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। जब मैंने उसके पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि वह तो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था और अब जा चुका है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि गौरव मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वह वापस आएगा। मैं उसका फ़ोन मिलाकर थक चुकी थी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरा वज़न भी बढ़ रहा था। मैं किसी को यह नहीं बता सकती थी, और अगर मम्मी को पता चल जाता तो मुसीबत आ जाती, और मुसीबत को एक न एक दिन आना ही था। तो मुसीबत आ ही गई। मम्मी ने मेरे बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट देख ली थी
और इस दिन मैंने उनके भरोसे को खून कर दिया था। और वह रोते हुए यही कह रही थी कि मैं उन्हें बता देती तो वह इज्जत से मुझे रुखसत कर देती। यह सब तो देखना पड़ता, लेकिन यह सब हो चुका था और मैं मम्मी से माफ़ी मांग कर थक चुकी थी। लेकिन मम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और बहनों पर भी इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि वह भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। मम्मी ने मुझे ठिकाने लगाने का सोचा और रिश्ते वाली आंटी को रिश्ता लाने को कहा, चाहे किसी अंधे लंगड़े लूले का ही क्यों ना हो। और आंटी मेरे लिए रिश्ता भी ले आई, जिसे मम्मी ने बिना सोचे जांचे परखे और बिना लड़के को देखकर हाँ कर दी। और फिर मेरी शादी करवाकर बिना मुझसे मिले मुझे घर भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ना खुद अपने दामाद को देखना जरूरी समझा और ना मुझे दिखाया। आंटी के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने पति के घर आ गई थी। आंटी शायद मेरे पति की जानने वाली थी। वह मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था और अब मैं किसी की पत्नी थी। मम्मी ने कहा था कि यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को छुपा कर रखूँ और कुछ दिन बाद बता दूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा पति समझेगा कि यह उसी का बच्चा है और मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात आंटी कह रही थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आंटी ने कहा था कि मेरा पति डॉक्टर है और अगर वह डॉक्टर था तो मैं उससे चाहकर भी सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात थी। मेरी हकीकत उसके सामने खुल जानी थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था, चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा पति आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जैसे मैं मर चुकी थी। मेरे पति ने कहा कि वह मेरा एक टेस्ट करेगा, क्योंकि उसे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो रहा है। जैसे जैसे जल्दी जल्दी में शादी हुई तो कोई पागल भी समझ सकता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह मेरा टेस्ट करेगा। और जैसा वह समझ रहा है, अगर वह सच हुआ तो वह मुझे डिवोर्स दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे फिर से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ जब मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं सुसाइड कर लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ खराब होने वाला था, क्योंकि वैसे ही जैसे ही टेस्ट करता मेरा सच सामने आ जाता और फिर वह मेरे साथ क्या करता यह मैं नहीं जानती। मैं डर से खुद में सिमट पर बैठी थी। मेरा पति अलमारी से अपना डॉक्टरी का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल की धड़कने की रफ्तार तेज हो गई थी और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे बदनामी और मौत से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरी डिवोर्स होती है और मेरा फिर सीधा मुझे ज़िंदगी को अलविदा कह देना, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। मेरे पति ने अपना डॉक्टरी का बैग मेरे सामने बेड पर रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले जो चीज़ उसने निकालकर मुझे दिखाई, मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरी और गौरव की फ़ोटो थी। और वह भी ऐसे वक्त की जब मैं गौरव के धोखे को मोहब्बत समझकर बहक गई थी और मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया था। मेरे पति ने वह फ़ोटो मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा और कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह कोई चीज़ निकाली और अपने चेहरे पर पहनी। फिर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने गौरव नहीं खड़ा था बल्कि उसका मुखौटा था जो मेरे पति ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने चेहरे वाला मास्क उतारा और जोर से हंस पड़ा और फिर जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा। उसका नाम निहाल था, डॉक्टर निहाल। वह मम्मी का मंगेतर था जिसने मम्मी से बदला लेने का यह तरीका निकाला था। वह सब अपना कारनामा मुझे बता रहा था कि कैसे उसने मेरी मम्मी को ढूंढते हुए इतने साल लगा दिए और जब उसने मुझे देखा तो उसे मुझ में मेरी मम्मी की आदत नजर आई और फिर कुछ दिन में सब कुछ उसे पता चल गया। तब उसने यह खेल खेला। इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया और वह पहनकर वह मुझे धोखा दे रहा था ताकि मेरी माँ वैसे ही तकलीफ से गुजरे जैसी मेरी माँ के भाग जाने के बाद वह तड़पा था और उन्हें ढूंढता रहा। और फिर उसने मेरा इस्तेमाल किया और इतना घिनौना तरीके से मुझे इस्तेमाल किया था। मम्मी ठीक कहती थी कि निहाल एक पागल आदमी है और इस वक्त वह कोई जंगली लग रहा था। वह सच में साइको था और मुझे उससे डर लगने लगा था। वह मेरी मम्मी से बदला लेने के लिए न जाने आज मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह फंस चुकी थी। निहाल का मकसद मेरी माँ को मौत से बढ़कर तकलीफ देना था और आधा वह मेरे जरिए दे चुका था और बाकी आधा भी मेरे ही जरिए देना चाहता था। उसने अपनी इस डायरेक्टरी बैग से रिवॉल्वर निकाला और उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ उसकी औलाद के मौत पर होती है और वह मुझे मारकर यह तकलीफ मेरी माँ को देना चाहता था। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोच रही थी, अब मौत को अपने सामने देखकर मेरी रूह कांपने लगी। मैं खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन कैसे बचाती मैं खुद को इस दरिंदे से। लेकिन तभी मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे गुलदस्ते पर पड़ी। मैंने फ़ौरन वह गुलदस्ता उठाया और उसके सर पर दे मारा। वह चकराकर फर्श पर गिरा और उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। उसने मेरी साथ जो कुछ किया वह माफ़ करने के काबिल नहीं था और इससे पहले कि वह उठ खड़ा होता मैंने कांपते हाथों से गुलदस्ता वापस उठाया और उसके सर पर दे मारा।
मार मार कर कचुम्बर बना दिया। इसके बाद मैं खौफ से चीखने लगी और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगी, मगर हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिरी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो गया था और मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा पेट में ही सांस लेना छोड़ चुका है। और उसके बाद मैं बेहोश होश खो बैठी और मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी। मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी और मैं यही बयान पुलिस को भी दिया, जो मुझे डॉक्टर निहाल की मौत के जुल्म में गिरफ्तार करके ले गई थी। माँ ने अपने जेवरात और घर जो पापा ने लिया था वह बेच दिया, और एक अच्छा वकील जिसने साबित कर दिया कि मैंने डॉक्टर निहाल का खून सेल्फ डिफेंस में किया है। मुझे खुद को बचाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और मैं रिहा हो गई। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया और ज़िंदगी को हमने एक बार फिर से नए शुरू से कर दिया। चल वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना।